मायावती की राजनीति की बात करी जाए तो सबसे पहले उनके वोटर ही याद आते, कोर वोटर। और कोर वोटर को इकट्ठा करने के लिए जो 9 तारीख को उनकी जनसभा होने वाली है, इसे किस तरह से देखते हैं? अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब जो है दलितों के पैर पखाड़ते हैं। 9.5% का वोट। आप सोचिए 100 में 9.5 वोट अभी भी बीएसपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। आज भले ही वो एक भी सीट ना जीत पाए, पूरे भारत में अगर दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं तो वो बीएसपी सुप्रीम मायावती हैं। और आज भी दलित ये बात उत्तर प्रदेश का कहता है कि हमें पता चला कि राजनीतिक ताकत क्या होती है, हमें वो सम्मान मिला है, वो सम्मान हमको बहन जी ने दिलवाया, मानवर काशीराम ने दिलवाया। आज भी जो दलित दूसरे राजनीतिक दलों को वोट दे रहा है वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार की तारीफ करता है। और वो आज भले ही बीएसपी को वोट ना दे, लेकिन ये कहता है कि बहन जी हमारे लिए सर्वोच्च हैं। मायावती के एक्टिव होने से सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को। जिस वोट बैंक में सारे राजनीतिक दल सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वोट बैंक को अपना सबसे बड़ा हितैषी उस वोट बैंक के लिए अपने आप को बता रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, पीडीए का नारा दे रही है, चाहे बीजेपी हो, वो अपने आप को दलितों का हितैषी बता रही है, चाहे कांग्रेस राहुल गांधी हो, वो लाल किताब संविधान की लेके चल रहे हैं, वो वोट बैंक जिसको सब चाहते हैं, वोट बैंक मायावती को चाहते हैं। 9 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जिस दिन काशीराम जयंती मनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ मायावती एक बड़ा जन सैलाब इकट्ठा करेंगी काशीराम स्थल पर, एक बड़ा संदेश देंगी तमाम राजनीतिक दलों को कि वो एक बार फिर से सक्रिय हो रही हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज बात होगी मायावती की वापसी की, उनकी सक्रिय राजनीति की। 3 चुनाव हमने देखे, विधानसभा के 3 चुनाव लोकसभा के। मायावती जिस तरह से एक्टिव नजर नहीं आई, हालांकि वो थोड़े बहुत ट्वीट करती रही, थोड़ी बहुत राजनीति में सक्रियता दिखाती रही, लेकिन जो पहले जैसी उनकी राजनीति होती थी वो कुछ समय से देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जब से उन्होंने अपनी जनसभा का ऐलान करा है, जो कि काशीराम स्थल पर 9 तारीख को होने वाली है, उसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। कई राजनीतिक पंडित इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि मायावती इससे एक बड़ा संदेश देने वाली है, 2027 के लिए शंखनाद करने वाली है। माना जा रहा है कि बड़ा जनसमूह इस रैली में इकट्ठा होगा, इस जनसभा में इकट्ठा होगा और इससे एक संदेश समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों को जाएगा कि मायावती का जो वोट बैंक है वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। और यहां से मायावती ये कह देती हैं कि वो आने वाले समय में सक्रिय राजनीति करेंगी और तमाम राजनीतिक दलों को टक्कर देंगी। तो एक बार फिर उनका जो कोर वोट बैंक कहा जाता है वो वापस लौट कर आ जाएगा, जो अन्य पार्टियों की तरफ चला गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, मायावती की राजनीति किस तरह की देखने को मिलेगी आने वाले समय में, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के न्यूज एडिटर अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, मायावती की राजनीति की बात करी जाए तो सबसे पहले उनके वोटर ही याद आते, कोर वोटर। और कोर वोटर को इकट्ठा करने के लिए जो 9 तारीख को उनकी जनसभा होने वाली है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, लंबे समय से अगर देखा जाए, जैसा कि आपने बताया अभी कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हाशिए पे चल रही हैं। 2007 में उनकी सरकार बनती है, 206 सीटें उनकी आती हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। उसके बाद 2009 का चुनाव जब आता है उसमें भी ठीक ठाक प्रदर्शन बीएसपी का रहता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2012 का जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है तो बीएसपी को हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद 2012 में बीएसपी हारती है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव होता है खाता नहीं खुल पाता है बीएसपी का। 2017 में जब चुनाव होता है तब बीएसपी को हार का सामना करना पड़ता है विधानसभा चुनाव में। 2019 में जब लोकसभा चुनाव होता है तब बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है और 10 सीटें बीएसपी के खाते में लोकसभा चुनाव में आती हैं। 19.5% के आसपास वोट आता है। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, सिर्फ 1 सीट विधानसभा में बीएसपी की आती है। 2024 का चुनाव लोकसभा का होता है और बीएसपी का फिर खाता लोकसभा चुनाव में नहीं खुल पाता है। तो आप देखेंगे कि लगातार बीएसपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती कमजोर है? अगर हम उनकी राजनीति उठा के देखेंगे, उनका एक वोट बैंक जिसकी आप बात कर रही हैं 22 से 23% का उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वोट बैंक है और 22 से 23% का वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण है, इतना मजबूत है
वो जिसकी चाहे सत्ता बनवा सकता है, जिसको चाहे कुर्सी से हटवा सकता है। और इसीलिए अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब जो है दलितों के पैर पखारते हैं सिर्फ इसलिए कि दलित का वोट हमारे पास आ जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ वो वोट बैंक हमेशा से जुड़ा रहा है। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, जब उनको एक भी सीट नहीं आई, 9.5% का वोट, आप सोचिए 100 में 9.5 वोट अभी भी बीएसपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब यह सवाल उठता है कि क्यों बीएसपी सुप्रीमो मायावती उस धार के साथ राजनीति में नहीं आ रही है, क्यों बीएसपी की जो राजनीति है वो लगातार हाशिए पे चली जा रही है, क्यों बीएसपी का वोट बैंक छिटक रहा है, क्यों बीएसपी के वोट बैंक पे दूसरे दल जो है निगाह गड़ाए हुए हैं, उसमें सेंधमारी कर रहे हो, कुछ सफल भी हो गए। आप चंद्रशेखर आजाद का उभार ले लीजिए, नगीना सीट से लोकसभा चुनाव में वो सांसद बनते हैं, एक तरफा उनको 1.5 लाख के लगभग वोटों से जीत हासिल होती है। तो ऐसा क्या है? दरअसल इसके पीछे जब बात निकल कर सामने आती है, जब इसको स्टडी आप करते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसी नेता, जिनसे बड़ा इस वक्त पूरे भारत में दलितों का कोई दूसरा नेता नहीं है, सबसे बड़ी आज भले ही वो एक भी सीट ना जीत पाए, पूरे भारत में अगर दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। यानी अगर 3 नाम उठा के देखें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर आता है, उसके बाद जो राजनीतिक चेतना पैदा की किसी ने तो वो मान्यवर काशीराम ने पैदा की, उसके बाद उठा के देखेंगे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है जिन्होंने राजनीति की जो ताकत है उसका एहसास करवा दिया था। मान्यवर काशीराम के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही ऐसी नेता हैं जिन्होंने दलितों को एक मजबूती दी। और आज भी दलित ये बात उत्तर प्रदेश का कहता है कि हमें पता चला कि राजनीतिक ताकत क्या होती है, हमें वो सम्मान मिला है, वो सम्मान हमको बहन जी ने दिलवाया, मानवर काशीराम ने दिलवाया। तो सीधे तौर पर इतनी मजबूत नेता वो कैसे नहीं, उनकी पार्टी कैसे नहीं जीत पा रही? तो इसके पीछे कई कारण नजर आते हैं। आपने देखा होगा, एक तो जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो सक्रियता है कि क्या मायावती सक्रिय हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से दूसरे नेता, आपने देखा होगा बहुत कम वो रैली करती हैं, बहुत कम बाहर निकलती हैं, बहुत खास मौके पर बाहर निकलती हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी नज़र आती है वो ये नज़र आती है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। 2014 का लोकसभा चुनाव उठा के जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब मोदी चुनाव लड़ रहे थे उस समय तमाम तरह के स्लोगन्स सामने आए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, 56 इंच का सीना, यानी कि ये दिखाया गया कि इनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। और उसका असर हुआ कि 2014 में मोदी लहर चली थी, 2019 में भी वही अपनाया गया, 2024 में भी उसी तरह अपनाया गया। आज विपक्ष भी बहुत अच्छा जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो चलाता है। आपने देखा होगा एआई टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने विरोधियों को चित करने के लिए। बीएसपी इसमें पीछे रही है। सारे राजनीतिक दलों के अपने आईटी सेल हैं, बीएसपी का कोई आईटी सेल नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद ही ट्वीट करती हैं, जो वो ट्वीट करती हैं खुद ही लिखती हैं। मैं आपको बताऊं, जो उनका ट्वीट होता है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया होता है। अब ये समझिए कि जब बीएसपी का कोई आईटी सेल नहीं है, जब बीएसपी सोशल मीडिया पे इतनी मजबूत नहीं है, तो कैसे सामने वाले राजनीतिक दलों को टक्कर देगी? और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बड़े पत्रकार नहीं कह रहे हैं, ये बात राजनीतिक विश्लेषक नहीं कह रहे हैं, ये बात उनके विरोधी भी कह रहे हैं और ये बात बीएसपी के समर्थक भी कह रहे हैं। बावजूद इसके इतनी सक्रियता नहीं है, डिजिटल युग में भी वो डिजिटल तौर पर जनता के बीच नहीं जा रही, अपनी पहुंच नहीं बना रही, लेकिन बावजूद इसके जो 9 तारीख की तस्वीर होगी उसे नकारा जा सकता है कि वहां पे वो जनसैलाब नहीं देखने को मिलेगा जो कि आम जनसभाओं में देखने को मिलता है। मायावती के एक आवाज पर उनका वो कोर वोट बैंक वहां पर मौजूद नहीं रहेगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैक टू बैक कैंपेन करने के बाद भी लोग वो भीड़ नहीं जुटा पाते जो मायावती की एक आवाज से जुट जाएगी। देखिए, मैंने क्या कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ज्यादा सक्रिय रही है, लेकिन आपको उनकी ताकत अब मैं बताता हूं कि मायावती की ताकत है क्या। मायावती की ताकत यह है कि वो भले ही सोशल मीडिया पे उतनी एक्टिव ना हो, उनका कोई आईटी सेल ना हो, आज भी उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी रैली करने की किसी नेता के अंदर क्षमता है, आज भी सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता है, तो आज भी मायावती के अंदर है। उनकी एक आवाज़ में उत्तर प्रदेश का ज़्यादा से ज़्यादा दलित उस जगह पहुंचेगा जिस जगह मायावती कह देंगी। ये मायावती की मजबूती है। आज भी जो दलित दूसरे राजनीतिक दलों को वोट दे रहा है वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार की तारीफ करता है, और वो आज भले ही बीएसपी को वोट ना दे लेकिन ये कहता है कि बहन जी हमारे लिए सर्वोच्च हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि मैं अभी कहता हूं, अगर लगातार वो रैलियां करने लगे, लगातार लोगों से मिलने लगे, तो 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का होना है वो पूरा गेम पलट जाएगा।
पूरा मतलब जो अभी आप मान रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई है, सबसे मुख्य जड़ा बीएसपी नजर आएगी अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले की तरह एक्टिव हो जाए, रैली करने लोगों। जो 9 अक्टूबर की बात है, माना जा रहा है 5 लाख लोग लखनऊ में उस रैली में जुटेंगे, 5 लाख। और यह भी बात सामने आ रही है कि 2 लाख तो सिर्फ कुर्सियां मंगवाई जा रही हैं। आप समझ लीजिए कि एक बड़े शहर की आबादी होती है, उतनी आबादी अगर एक राजनीतिक रैली में एक शहर के अंदर जुट जाएगी तो आप समझ सकते हो उस समय क्या माहौल होगा, कितने लोग नजर आएंगे। और ये क्षमता बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ही अंदर है। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब कहते हैं, उनके राजनीतिक विरोधी भी कहते हैं, कहते हैं कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बस एक्टिव हो जाएं, उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ा चेहरा राजनीतिक रूप से अभी भी कोई नहीं होगा। क्योंकि उनके पास 22 से 23%, भले ही छिटक गया इस समय 9.5% का वोट बैंक हो, लेकिन 22 से 23% वोट बैंक ऐसा है जो वोट बैंक उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। और दूसरी चीज, उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक भी रहा है, उनके साथ ब्राह्मण वोट बैंक भी रहा है। कई जातियों का वोट बैंक उनको मिलता रहा, उनके शासन को देखते हुए, उनकी सरकार को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि मानिए अगर कोई बीजेपी से नाराज है, ये बड़ी बात है, बीजेपी से नाराज है, वो सपा में नहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए बीएसपी नजर आती। कोई सपा में है और सपा से नाराज और बीजेपी में नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए बीएसपी का रास्ता नजर आता है। तो आज भी बीएसपी सुप्रीमो में वो ताकत है कि वो पूरी सत्ता को, पूरा जो राजनीति का समीकरण है उसको खाली चुटकी बजाते ही बदल सकती हैं। बिल्कुल। देखिए अजय, अभी हमने 2024 का चुनाव भी देखा, इंडिया गठबंधन एक साथ आया, विपक्ष के कई नेता एक साथ आए, एक इंडिया अलायंस बना। और उस दौरान भी मायावती को अपने खेमे में लाने की विपक्ष ने बहुत कोशिश करी, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, देश के तमाम बड़े राजनीतिक दलों को अपनी तरफ ले आए, मायावती को नहीं ला पाए। मायावती ने साफ कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, भले जीते ना जीते, लेकिन वो किसी का समर्थन नहीं करेंगी। और अब जब बात 27 की हो रही है, 9 तारीख को बड़ी जनसभा करके वो जब 27 का संदेश देने जा रही है, 27 के लिए शंखनाद करने जा रही है, तो मायावती के वापसी से, एक्टिव होने से, क्योंकि ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक रैली में अगर इतनी बड़ी जनसभा करी जा रही है, इतने लोग जुटाए जा रहे हैं, अगर वो 25 से 30 इस तरह की रैली कर देती है तो क्या माहौल हो जाएगा। तो ऐसे में मायावती के एक्टिव होने से सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को? देखिए, बीएसपी सुप्रीमो के एक्टिव होने से सभी राजनीतिक दलों को नुकसान होगा। इस वक्त आपने देखा होगा पूरा लोकसभा चुनाव संविधान के मुद्दे पे चला है, पूरा लोकसभा चुनाव संविधान के मुद्दे पे लड़ा गया। इंडिया अलायंस को संविधान के मुद्दे का फायदा हुआ और बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर नुकसान हुआ। संविधान का मुद्दा सबसे ज़्यादा दलितों के लिए महत्व रखता है। दलित वर्ग के लिए संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, वो उनके लिए सर्वोच्च है। वैसे तो सारे भारतवासियों के लिए सर्वोच्च है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं और उस मुद्दे पर ही वोट हुआ है जो 2014 में तस्वीर बनी है। अब सोचिए कि वो वोटर जिसके ऊपर सारे राजनीतिक दलों की निगाह है, जिस वोट बैंक में सारे राजनीतिक दल सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वोट बैंक को अपना सबसे बड़ा हितैषी उस वोट बैंक के लिए अपने आप को बता रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, पीडिया का नारा दे रही है, चाहे बीजेपी हो, वो अपने आप को दलितों का हितैषी बता रही है, चाहे कांग्रेस राहुल गांधी हो, वो लाल किताब संविधान की लेके चल रहे हैं, वो वोट बैंक जिसको सब चाहते हैं, वोट बैंक मायावती को चाहता है। अब सोचिए आप, जिस वोट बैंक को सब चाहते हैं वो वोट बैंक मायावती को चाहता है। सिर्फ मायावती का निकलना है, पूरा वोट बैंक उनकी ओर आ सकता है। सिर्फ वही वोट बैंक नहीं, बल्कि जो दूसरे जातिगत जो वोट बैंक हैं वो भी उनकी तरफ आ सकते हैं। और बहुत से नेता, मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के जो बहुत से नेता हैं जो दूसरे दलों को, बड़े दलों को समर्थन दे रहे हैं, वो भी इंतजार में बैठे हैं कि अगर मायावती मजबूत होती हैं, सक्रिय होती हैं, तो हम भी इनके साथ हो लेंगे। समझ लीजिए, सिर्फ जनता ही नहीं, बहुत से नेता भी इंतजार में बैठे हैं। और मायावती क्या करती हैं, उनका आगे कदम क्या रहता है, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के जो राजनीतिक पंडित हैं, जो सियासत को समझते हैं, उनकी निगाह लगी हुई है।
जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अभी चर्चा इस बात पर हो रही थी कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ मिलकर 27 का चुनाव लड़ेंगे, क्या सीट शेयरिंग पर बात चलेगी। लेकिन मायावती ने एक्टिव होते हुए जो बड़ा सिरदर्द दे दिया है सभी को, सभी राजनीतिक दलों को, इसके बाद अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, सभी को अपनी पॉलिटिक्स में बदलाव करना पड़ेगा कि नई रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस तरह से पीडीए को मजबूत करके अपने पाले में रखना है, किस तरह से पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को अपने पाले में लाना है, या फिर किस तरह से सभी जो राजनीतिक दल है उनको किस तरह से मजबूत होना है मायावती के खिलाफ। क्योंकि मायावती का वोट बैंक, सब इस बात को जानते हैं, कोई इस वोट बैंक को काट नहीं सकता। उनके कोर वोटर किसी भी पार्टी में चले जाए, किसी भी दल के प्रभाव में आ जाए, लेकिन जब मायावती सक्रिय होंगी तो उनके कोर वोटर उन्हीं की तरफ जाएंगे। तो अब सभी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित रख सकते हैं और मायावती का वोट बैंक जो उनकी तरफ आ गया था उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो मायावती की सक्रियता जो राजनीति में अब देखने को मिलेगी, जो एक नई दिलचस्प राजनीति देखने को मिलेगी, इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा।